Assalamu alaikum students, welcome back on my YouTube channel. In today's video we will discuss a poem which is No Bites and it is written by Thomas Hardy, and this poem is published in 1925 and No Bites is a street scene. इस वीडियो के मैं दो पार्ट बनाऊंगी। पहले पार्ट में मैं सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और लाइंस को एक्सप्लेन करूंगी और जो दूसरी वीडियो का पार्ट होगा वो भी मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्सप्लेनेशन इस पोइम की एंड इसके समरी सारी पोइम की। अब हम देखेंगे कि ये पोइम किस चीज़ के मुतलिक है। कह रहा है रिटन व्हेन हार्डे वाज ओल्ड, तब लिखी गई थी जब हार्डे बूढ़ा हो चुका था। पब्लिश्ड इन 1925 को ये पब्लिश हुई थी। आ स्मॉल सीन ऑफ डेली लाइफ ऑफ मैन एंड हिज वाइफ, ये एक छोटा सा सीन है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुतलिक एक आदमी और उसकी वाइफ का है ये सारा सीन। हु वॉकिंग एमलेसली, एमलेसली का मतलब क्या है कि बेमकसद जो वॉक कर रहे थे, चल रहे थे थ्रू डल एंड अनइंटरेस्टेड स्ट्रीट, अनइंटरेस्टेड जिसमें किसी का भी इंटरेस्ट ना हो। ये उस ऐसी स्ट्रीट पे चल रहे थे जिस पे किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था। एक आदमी और एक औरत जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो दोनों इस स्ट्रीट से गुजर रहे हैं। ट्राइंग टू सेल देयर मर्चेंडाइज थिंग्स फॉर सेल, मर्चेंडाइज का मतलब है कि वो चीज़ें जो ये सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कुछ चीज़ें होंगी जो कि एक आदमी और उसकी वाइफ बेचने की कोशिश कर रहे हैं एक अनइंटरेस्टेड स्ट्रीट के ऊपर। अब हम सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे। इस पोइम की पहली लाइन है आ लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है वज़न होना किसी चीज़ का। ऑफ बर्शीज बास्केट एंड क्रेडल्स, क्रेडल का क्या मतलब है कि जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके लिए एक बाज़ार से झूला ख़रीदा जाता है, ये उस झूले को कहते हैं क्रेडल्स एंड आ चेयर। पहली लाइन में बस इन जो चार चीज़ों के वज़न के बारे में बताया गया। वो चार चीज़ें क्या हैं? बर्शीज, बास्केट, क्रेडल एंड चेयर्स। स्ट्रीट मतलब अब दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं लेबर अलोंग द स्ट्रीट इन द रेन, लेबर का मतलब है कि वो बहुत मुश्किल से चल रहे हैं अलोंग द स्ट्रीट उस गली से, इन द रेन, रेन हो रही है और वो उस गली से बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। विद इट आ मैन, उनके साथ एक आदमी है। आ वूमेन, एक औरत। आ पोनी, पोनी कह रहा है हॉर्स को कह रहा है, घोड़े को कह रहा है पोनी। विद वाइटी ब्राउन हेयर, वाइटी ब्राउन मतलब कि वाइट और ब्राउन हेयर्स का मिक्सचर है उस पोनी का। ये वाइटी ब्राउन हेयर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पोनी है, जो हॉर्स है, वो बूढ़ा है। द मैन फुट्स, फुट्स का इधर मतलब है कि वॉक, वॉक कर रहा है आदमी इन फ्रंट ऑफ हॉर्स, घोड़े के आगे वो वॉक कर रहा है। विद आ शैम्बलिंग स्वे, शैम्बलिंग स्वे का मतलब है कि वो अपना तवाज़न को बरकरार नहीं रख पा रहा आदमी, मतलब कि लड़खड़ा कर चल रहा है वो आदमी। एट आ स्लोअर ट्रेड देन अ फर्नल ट्रेन, यहाँ स्लोअर ट्रेड का मतलब है कि ये इंतहाई आहिस्ता स्पीड से चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये चहलकदमी कर रहे हैं। देन हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए, किसी चीज़ का किसी चीज़ से मुकाबला करने के लिए। कह रहा है कि फर्नल ट्रेन, यहाँ फर्नल ट्रेन का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक ट्रेन होती है जो कि कॉफ़ीन को लेके जाती है। कॉफ़ीन किसे कहते हैं कि किसी चीज़ का ताबूत को लेके जाते हैं। जब किसी चीज़ का ताबूत लेके जाते हैं तो वो इंतहाई आहिस्ता चल रहे होते हैं। तो देन यहाँ इसने यूज़ किया है कि ये वो जो लेके जाते हैं, ताबूत को लेके जाते हैं, उनसे भी ज़्यादा ये आहिस्ता चल रहे हैं। विल टू आर ड्रैग लाइक टर्न ही चांट हिज वर्ड्स, अब ड्रैग का इधर क्या मतलब है? मतलब कि कह रहा है कि जब कोई जनाजा लेके जा रहे होते हैं तो वो जिस तरह की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ये उस तरह की साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक ट्यून, ड्रिग लाइक ट्यून मतलब कि वो जनाजे की ये जब लेके जाते हैं तो वो जिस तरह की ट्यून वो प्रोड्यूस करते हैं उस तरह की ये ट्यून को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ही चांट्स, चांट का मतलब होता है कि आवाज़ लगाना किसी चीज़ को बेचने के लिए जो आवाज़ लगाई जाती है उसे कहते हैं चांट्स। हिज वेयर्स, वेयर्स का मतलब है कि वो चीज़ें जो ये बेच रहे हैं वो इस सारी लाइन का मतलब है कि वो जो चीज़ें वो बेच रहे हैं उनकी ट्यून इस तरह की है जिस तरह की अगर कोई किसी का जनाजा लेके जाता हो तो वो जिस तरह की ट्यून को प्रोड्यूस करते हैं, इनकी आवाज़ की साउंड उस तरह की है।
स्विंगिंग आ टर्क्स हैड ब्रश, स्विंगिंग मतलब कि वो लहरा रहा है। आ टर्क्स हैड ब्रश इन आ डैम मेजर वे व्हेन द बैट्समैन मार्च एंड प्रे। कह रहा है कि जो मैन है वो उसने अपने हाथों में एक तुर्कीज हैड ब्रश पकड़ा हुआ है। जिस तरह के होते हैं वो ब्रशेस, उसने इस तरह का ब्रश पकड़ा हुआ है और वो इसको इस तरह से स्विंग कर रहा है जिस तरह के हम रोड्स पे देखते हैं जो बैंड्स बजा रहे होते हैं। वो उनके आगे एक मास्टर होता है और पीछे सारे जो लोग होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह इस मैन ने इस तरह का ब्रश अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो इसे स्विंग कर रहा है। यार्ड का मतलब है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इंग्लैंड में फ्रॉम द बैक ऑफ मैन, कह रहा है कि यहाँ इसने यार्ड को डिस्टेंस के तौर पे यूज़ किया है कि ये थोड़े से डिस्टेंस है, आदमी के थोड़े से डिस्टेंस के पीछे इज़ द वाइट पोनीज नोज़। कह रहा है कि वाइट पोनीज मतलब कि जो बूढ़ा हॉर्स है उसका नोज़ है और ये ऊपर वाली लाइन को इसने कैरी किया यहाँ। कह रहा है कि उसने वो स्विंग कर रहा था ब्रश को, टूर्स हेड ब्रश को वो स्विंग कर रहा था और वो इस तरीके से उस ब्रश को स्विंग कर रहा था कि वो जो बूढ़ी पोनी है उसके पास उसके नोज़ को वो हिट ना करे। ही मिरर हिज मास्टर इन एवरी एटम ऑफ पीस एंड पॉज। कह रहा है यहाँ मिरर का मतलब है कि वो अपने मास्टर से इतनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस, मिरर का मतलब है वो रिजेम्बलेंस रखता है अपने मास्टर के साथ इतनी ज़्यादा कि उसे पता है पेस का क्या मतलब है कि उसे पता है कि कितनी स्पीड्स के साथ उसने चलना है। एंड पोज का मतलब है कि उसने अपनी बॉडी को किस तरह कंट्रोल करना है। वो अपने मास्टर के वो इतनी रिजेम्बलेंस रखता है, इतनी देर से उसके साथ है कि उसे अब पता चल गया कि उसने कितनी स्पीड के साथ चलना है और किस तरह अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। आगे कह रहा है ही स्टॉप्स व्हेन द मैन स्टॉप। कह रहा है कि वो जो पोनी है वो स्टॉप हो जाती है जब उसका मास्टर जो है, जो मैन है वो स्टॉप होता है। ठीक है, विदाउट बीइंग टोल्ड, कि उसके बताए बगैर ही वो स्टॉप हो जाता है। इधर उसने कहा ना कि मिरर हिज मास्टर, कि उसे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि जब उसका मास्टर जो है, उसका जो मैन है उनके साथ, वो जब स्टॉप होता है तो वही दूसरे पोनी भी उसके साथ ही स्टॉप हो जाती है। उसे मास्टर को उसे कहना नहीं पड़ता, उसके लगाम को खींचना नहीं पड़ता कि यहाँ उसने स्टॉप होना है, वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। आगे कहता है ही सीम्स टू बी एज्ड बाय अ पोज। कह रहा है कि ही सेम्स मतलब कि वो ऐसे लगता है कि जैसे वो एज्ड का इधर मतलब है कि लगना, ऐसा लगता है। टू एज्ड का मतलब है कि वो बहुत मुश्किल के साथ जो है ना पोनी वो मूव कर रही है। बाय अ पोज, पोज का मतलब होता है कि वो कैसे रुकती है, कि वो कह रही है कि वो बहुत मुश्किल से चल रही है, तो जब वो रुकती है तो पता लगता है कि ये इसका जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया हुआ है। टू प्लानली ही इज़ ओल्ड। प्लानली का यह मतलब है कि जैसे कि वाजिया है, वाजिया होना किसी चीज़ का। कह रहा है कि जैसे कि वाजिया है कि वो तो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उसका जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे कहता है इंडीड नॉट स्ट्रेंथ इनफ शोज़, कि ज़ाहिर है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को शो नहीं करेगी। टू स्ट्रेट एंड डिस्जंक्शंस वैगन स्ट्रेट। वो कह रहा है टू स्ट्रेट, इधर टू स्टेयर का मतलब है कि रहनुमाई करना, स्टेयर का मतलब है रहनुमाई करना। एंड डिसजॉइंट का मतलब है कि किसी चीज़ का सीधा ना होना। ठीक है, उसमें कोई बल होना। वैगन स्ट्रेट का मतलब है सीधा। वो कह रहा है कि जैसे कि जो पोनी है वो इसकी रहनुमाई कर रही है कि इसने किस तरह सीधी तरह इसने किस तरह वैगन का मतलब है कि गधा गाड़ी ने किस तरह स्ट्रेट जो है मूव करना है। आगे कहते हैं विच रिंगल्स लेफ्ट एंड राइट इन आर रैमलिंग। रिंगल्स का यहाँ क्या मतलब है कि तेज़ी से मूव करना। वो कह रही है कि विच रिंगल्स लेफ्ट एंड राइट, जो तेज़ी से मूव कर रही है लेफ्ट एंड राइट इन आर रैमलिंग। रैमलिंग का क्या मतलब है कि ये रैमलिंग का मीनिंग है कि उसे नहीं पता कि उसने किस तरफ मूव करना है, मतलब कि वो कंफ्यूज्ड है। एंड पुशिंग द पोनी विद इट इन ईच इंक्लाइन। यहाँ कह रहा है कि पुशिंग द पोनी, यहाँ 2 दफ़ा पी का यूज़ हुआ है, पुशिंग के साथ भी पी एंड पोनी के साथ भी पी का यूज़ हुआ है। यहाँ थॉमस हार्डे ने एक्सप्लोजिव एलिट्रेशन का यूज़ किया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो वैगन है, वैगन जो है वो पोनी को
अपने साथ कैरी कर रही है, इंस्टेड के पोनी वैगन को कैरी करे। अगर कोई भी उभरी हुई चीज़ आए तो इंस्टेड के पोनी उसको वैगन को अपने साथ कैरी करती। ऐसे लगता था उसे उसकी फ़िज़िकल हालत को देख के जो वैगन है वो पोनी को कैरी कर रही है अपने साथ। द वुमेन वॉकिंग ऑन द पेवमेंट वरिज, कह रहा है कि जो वुमेन है वो वॉक कर रही है, चल रही है ऑन द पेवमेंट वरिज। पेवमेंट वरिज का क्या मतलब है कि वो जो स्ट्रीट के ऊपर जो चल रहे हैं उसकी जो एट द एंड ऑफ द वॉकिंग साइड पैरेलल टू द मैन। अब ये कह रहा है कि जो वुमेन है वो मैन के पैरेलल वॉक कर रही है। ये राइटर यहाँ हमें ये भी सजेस्ट कर रहा है कि मे भी हो सकता है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप डिस्टेंस हैं वो हों, मतलब कि पहले जो इनके दरमियान इमोशंस थे वो अब बाकी नहीं रहे। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों थे, क्योंकि बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर अर्निंग मनी। पैसे कमाने के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ थे स्टिल। शी वेयर, आगे उसने राइटर ने बताया है अपीयरेंस ऑफ द वुमेन के बारे में बताया है। शी वेयर्स एन एप्रॉन, कह रहा है कि उसने एप्रॉन पहना हुआ है। एप्रॉन कहते हैं जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हम एप्रॉन को डालते हैं, जब किचन में जाते हैं तो तब हम वेयर करते हैं एप्रॉन को। कह रहा है कि उसने एप्रॉन को पहना हुआ है वाइट, सफ़ेद कलर का, एंड वाइड इन स्पैन। वाइड का मतलब होता है कि वसी, एंड स्पैन मतलब फैला हुआ, कि जो उसने एप्रन पहना हुआ है वो वाइट कलर का है और वो चौड़ा भी है और वो वसी है। मतलब कि इसका यहाँ ये भी सजेस्ट कर रहा है राइटर हमें कि हो सकता है जो वूमेन है वो मोटी है, क्योंकि अगर वो उसका एप्रन जो है वो वाइड है तो इसका मतलब है कि वो भी मोटी होगी। And carries are like Turk's head but more in nursing wise। यहाँ ये कह रहा है कि उसने जो उसका टर्क हेड था उसने वो पकड़ा हुआ था और उसने इस अंदाज से उसको पकड़ा हुआ था जैसे कि वो इसके चाइल्ड हो। ठीक है, यहाँ ये भी हो सकता है कि उनके कोई बच्चे ना हो तो वो अपनी मर्चेंडाइज जो अपना उनके पास सामान है उनको ही वो अपने चाइल्ड के तौर पे उनको ट्रीट करते हों। नो एंड देन शी ज्वाइन इन हिज ड्रिग। ड्रिग का ऊपर भी मैंने बताया था कि ड्रिग का मतलब होता है कि मातमी, जो अगर कोई जनाजा जाता हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो वाली साउंड इसने मैन को ज्वाइन किया वो साउंड प्रोड्यूस करने में। मतलब कि वो अपनी मर्चेंडाइज बेचने के लिए जो आवाज़ें निकाल रहे थे उसने अपने वो आवाज़ें निकालना शुरू की। बट एज इफ़ हर थाट्स वर ऑन डिस्टिंक्ट थिंग्स, लेकिन उसकी जो थाट्स थी, जो उसकी सोचें थी वो और चीज़ों की तरफ थी, तो वो सही तरह वो मैन जो है अपने हस्बैंड को वो सही तरह ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। द रेन क्लेम्स हर एप्रॉन टिल इट क्लिंग्स। कह रहा है कि क्लेम का मतलब है यहाँ कि स्टिक हो जाना। उसका एप्रन जो है वो स्टिक हो गया था ड्यू टू रेन टिल इट क्लिंग्स। क्लिंग्स का मतलब होता है कि स्टिकी टाइट। उसका इतनी बारिश की वजह से उसका जो एप्रॉन था वो स्टिकी टाइट इतना ज़्यादा टाइट हो गया था। सो स्टेप बाय स्टेप दे मूव विद देयर मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब है कि जो उनके पास चीज़ें थी सेल करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते गए अपनी चीज़ों के साथ। एंड नो बॉडीज़ बाय, और किसी ने भी उनसे वो चीज़ें बाय ना की। होप सो कि आपको सारी पॉइंट की समझ आ गई होगी, और अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। एंड हेयर इज़ द एंडिंग ऑफ द लेक्चर, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।